हेलो। तो कल हमने पढ़ा था एमकॉम एडवांस्ड अकाउंटेंसी का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ओके। कल हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे और आज हम और ये लेसन के आधे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स 1961 टू डिफरेंट एंटाइटीज़, इनकम टैक्स, पर्सन इनकम। और आज हम पढ़ेंगे एसएससी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं एसएस पे। ओके, तो एसएस मतलब क्या? एसएस से मतलब वो जो टैक्स पेबल के लायक होते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट उनको सोचती है कि हाँ ये हर साल टैक्स पेबल करेगा और ये टैक्स पेयर है। ठीक है, मतलब उस टैक्स पेमेंट करने का ये मतलब इतना इनकम करता है जो इतना टैक्स भर सकता है। जैसे कि द टर्म एसेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द पर्सन और एंटाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द टैक्स ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, रिपोर्टिंग इंक्लूड कामिंग डेडिकेशन एंड पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। वो उसके लायक होना चाहिए, वो उतना उसका इनकम होना चाहिए। टैक्स पेमेंट करने के लिए उसको मतलब ये सब करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या क्या आ जाता है हम वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आएगा इंडिविजुअल, मतलब जो भी टैक्स भर सकता है यहाँ पे वो है इंडिविजुअल मतलब एक नॉर्मल पर्सन, नेचुरल पर्सन जो इनकम गेन करता है। किस सोर्स से वो गेन करता है? सैलरी, वेजेस, बिजनेस प्रॉफिट, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन एक्सेट्रा। वो इस चीज़ से वो इनकम गेन कर सकता है। ठीक है, और वो टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर वो रेसिडेंट हो सकता है और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब हम लोग ये आगे पढ़ेंगे। रेसिडेंट मतलब इंडिया के अंदर जो रहता है, नॉन रेसिडेंट मतलब एनआरआई, जो इंडिया बाहर का है वो, बट वो इंडिया में आके अर्न करता है। ठीक है, और वो लोग भी रिक्वायर है, अगर वो लोग अच्छा कमा रहे हैं तो उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, उसके बाद आ जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये एक जॉइंट फैमिली है जो साथ में रहती है और यहाँ पे जो हर मेंबर है उसको सेपरेट टैक्स पे करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बताया है। ओके, हाँ, तो जो जॉइंट फैमिली है वो साथ में अर्न करेगी तो उसमें जितना भी उनका ज़्यादा इनकम बनेगा तो उसमें से एक पार्ट टैक्स का निकलेगा, तो उससे टैक्स भरेंगे वो। और उनका जो हेड मतलब जो सबसे एल्डेस्ट मैन होता है उसको बोलते हैं कर्ता, और वो रिस्पॉन्सिबल है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम टैक्स के पर्पस के लिए। फिर आ जाती है कंपनी। अभी हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। सो कंपनी कितने टाइप्स की कंपनी होता है? डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड अदर कॉर्पोरेट बॉडीज़, ये सब कंपनी होते हैं। और ये सब कंपनीज़ को मतलब जो उनको प्रॉफिट मिलता है उनको इनमें इनकम टैक्स भरना ही पड़ता है, और गवर्नमेंट भी इनको एसएससी मानती है कि इनको टैक्स पेमेंट करना ही होगा। टैक्स ये इनकम टैक्स एक्ट में इनको इनकम टैक्स भरना ही होगा। ओके, गवर्नमेंट भी इनको एसएससी मानती है। और फिर हम आ जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म मतलब टू पीपल कम टुगेदर एंड मेक अ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, दे स्टार्ट अ बिजनेस। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके पास उतना ज़्यादा एसेट नहीं रहता है, उतना ज़्यादा लायबिलिटी नहीं रहता है, बट लिमिटेड लायबिलिटी वाले वो, तो ये इनको भी गवर्नमेंट एसएससी मानती है। ये जो भी कमाते हैं उसका जो प्रॉफिट निकलता है उनका इनको इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ऐसा। और यहाँ पे जैसे कि दो पार्टनरशिप है, मतलब 2-3 जितने भी पार्टनरशिप है उनको हर अलग अलग लोगों को इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा और उससे इनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसका मतलब वही है, टू पीपल कम टुगेदर एंड मेक अ जॉइंट वेंचर्स,
जॉइंट वेंचर, उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, इनको भी सेपरेटली टैक्स पे करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट भी इनको एसएससी मानती है। ये एसएससी मतलब ये टैक्स पेबल है और इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये क्या क्या इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं? लीगल राइट्स, ड्यूटीज़, ट्रस्ट्स, यूनिवर्सिटी, एसोसिएशन, यहाँ पे ये लोग भी ट्रीटेड होते हैं ऐसा एसएससी अंडर इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। इनको भी टैक्स पे करना पड़ता है, इनके इनकम के ऊपर इनको भी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो एसएससी मतलब क्या? एसएससी मीन्स अ टैक्स पेयर। इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं जैसे कि इंडिविजुअल फैमिलीज मीन्स HUF, ह्यूमन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कंपनीज, पार्टनरशिप, एसोसिएशन एंड अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल, ये लोग को टैक्स पे करना पड़ता है अंडर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि प्रीवियस ईयर मतलब रिसेंट ईयर जो अभी चल रहा है, जैसे कि अभी जो ईयर चल रहा है ना 2025 और 26, ये चालू हो गया है अप्रैल 1 2025 से हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2026। तो इसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर। अभी ये जो प्रीवियस ईयर है इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, ये हम लोग ने पहले पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। इसका जो असेसमेंट ईयर है वो होगा 2026, 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 हमारा असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन इज, अभी जो प्रीवियस ईयर जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर इसके आगे साल का। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। और हम जो है ना अभी प्रीवियस ईयर, अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें जो भी हम इनकम गेन करते हैं, हमारा इनकम जितना भी होता है, या रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट ऑन इनकम हो, जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम हो, सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट ऑफ फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो भी हमारा इनकम है वो हम प्रीवियस ईयर में हम लोग गेन करते हैं और हम टैक्स पे करते हैं कभी असेसमेंट ईयर में। अभी समझो एक पर्सन, ठीक है, एक इंसान है ABCD ए, ओके ए, एक इंसान है ए, उसने प्रॉफिट गेन किया 2020, 24 एंड 25 में, ठीक है। वो फुल ईयर में उसने अपना प्रॉफिट गेन किया, बट उसको अपना टैक्स पे कभी करना होगा इस साल में करना होगा, मतलब उसके लिए असेसमेंट ईयर ये साल होगा और उसने जो फाइनेंशियल गेन किया वो उसका प्रीवियस ईयर होगा, और उसको असेसमेंट ईयर उसको इस साल में पे करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। अच्छा, अभी तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे टैक्सेस को कम कर दिए हैं, हर बहुत सारी चीज़ में ऐसे उसने टैक्स को कम कर दिए हैं, और आपको पता होगा कि ये सब लागू 22 सितंबर से चालू हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बारे में हमने जाना, जैसे कि एक बंदा अगर अर्न कर रहा है तो वो असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करेगा, इसमें सिर्फ यही बताया गया है लॉन्ग टर्म में। अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स है प्रीवियस ईयर के। ड्यूरेशन मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्स ड्यूरेशन रहता है 12 मंथ का। अभी यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईयर यहाँ पे ऐसा मतलब बताया है गया कि फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग को बताया है द असेसमेंट ईयर है 2023-24, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर इसका होगा 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023, ठीक है। ये इसका प्रीवियस ईयर होगा। अभी इनकम अक्रूवल मतलब वही, अभी जो हमने प्रीवियस ईयर में जो भी हमने गेन किया है, इनकम टैक्स की लिया है, उस जो भी हमने इनकम अर्न किया है उसको हमको फाइनेंशियल ईयर मतलब इस साल में जो भी हमने गेन किया है वो उसको हम टैक्स पेबल कभी है असेसमेंट ईयर में। ये यहाँ पे ये बताया इनकम टैक्स ईयर, हाँ, तो हमने टैक्स ईयर मतलब इस ईयर में हम लोग ने क्या क्या गेन किया है, टैक्स लायबिलिटी मतलब इंडिविजुअल हमने क्या क्या गेन किया है, ठीक है।
हम लोग को टैक्स टोटल इनकम हमारा ऑन जो भी किया है हमने, हमको वो प्रीवियस ईयर में जो भी हमने गेन किया है हमको उसको फाइल करना पड़ेगा। हमको वो इनकम को इनकम टैक्स फाइल रिटर्न हमको बनाना पड़ेगा, जो कि हम हमारे असेसमेंट ईयर में उसको पे कर सके। मतलब तो ये होगा ये टैक्स ईयर। असेसमेंट ईयर जो मैंने बताया था, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर मतलब उसके पहले वाला साल, असेसमेंट ईयर मतलब उसके बाद वाला साल, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर है, वो भी हम बोल सकते हैं। रिलेवेंट फॉर टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, ओके। टैक्स पेयर को एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग इनकम के, इन्वेस्टमेंट के, डिडक्शन के और एक्सेप्शन के, सब के उसको बनाना पड़ेगा फॉर प्रीवियस ईयर। उसको सब ये सब बनाना पड़ेगा, तो जाके वो असेसमेंट ईयर में उसका जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसको कट करके वो अपना टैक्स पे करेगा कभी असेसमेंट ईयर में। ओके, अभी यहाँ पे एक हम लोग को क्वेश्चन दिया है, जैसे कि मिस्टर ए इज़ एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर ए इज़ एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर हु अर्न्स इनकम फ्रॉम हिज सैलरी एंड also फॉर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2023 and 24, which span for April 1, 2023 to March 31st, 2024. He received the following income: salary income 6,000, interest income for fixed deposit is 50,000. अभी कैलकुलेट मिस्टर ए टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे उसने बोला है कि उसने क्या क्या इनकम गेन किया। उसने सैलरी इनकम किया 6 लाख का, और उसने इंटरेस्ट इनकम फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट उसने किया है 50,000 का। तो इसका ये दोनों इनकम है, तो टोटल इनकम इसका क्या हो जाएगा 6,500, और उस पर इसका टैक्स कैलकुलेटेड होगा, ठीक है। इस पर टैक्स कैलकुलेटेड होगा प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर का उसका इतने पे टैक्स कैलकुलेटेड होगा, और उसको इसका जो टैक्स है जो भी इसका परसेंट बनेगा उसको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में उसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बताया गया है, ओके। अभी हम पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, ओके। और असेसमेंट ईयर मतलब उसके एक साल बाद का, उसके एक साल बाद का जो भी मतलब जो भी हम लोग ने इनकम गेन किया है प्रीवियस ईयर में, हमको उसको टैक्स, उसका जो भी टैक्स बनेगा तो हमको उसको असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे भी बहुत सारे की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स रिगार्डिंग टू असेसमेंट ईयर। ड्यूरेशन ये भी 12 मंथ का फिक्स्ड पीरियड है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जैसे कि प्रीवियस ईयर था। इसमें ऐसा मतलब वो दोनों डेट सेम ही है, सिर्फ ईयर चेंज हो जाता है बस। टैक्स असेसमेंट मतलब टैक्स पेयर को एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा, जिसमें जो भी उसका इनकम टैक्स रिटर्न है फॉर प्रीवियस ईयर उसको सब बनाना पड़ेगा। उसके हिसाब से उसका जो उसको उसके सारे लायबिलिटीज़ है उसको फाइनल करने पड़ेंगे। जैसे कि टैक्स पेयर है, ठीक है, मिस्टर ए इज़ अ टैक्स पेयर। वो अपने सारे इनकम टैक्स रिटर्न बनाएगा, जो भी उसका इनकम हुआ सब उसने बनाएगा, और उसमें वो डिडक्ट भी करेगा। जैसे कि उसका एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल का फ़ीस तो वो उससे डिडक्ट करेगा। और ऐसे बहुत सारे चीज़, हाउस एक्सपेंस, अगर वो एक रेंटल अपार्टमेंट में रहता है तो उसको रेंट भरना पड़ेगा। समझो उसका रेंट है 25,000 और 15,000, तो उसको उससे माइनस करना पड़ेगा। तो उसका जो भी एक्सपेंस है वो उससे माइनस करेगा, उसका जो भी इनकम है उसमें ऐड करेगा। तो ये सब टैक्स ये सब वो फाइल बना के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बनाएगा वो। अभी क्या फाइलिंग, हाँ, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, वही फाइलिंग मतलब जो भी उसका मतलब जो भी टैक्स पेयर वो फाइल बनाता है उसको एक डेडलाइन मिलता है, डेडलाइन से पहले उसको इनकम टैक्स फाइल कर देना पड़ेगा। फिर उसको वो टैक्स पेयर को अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर वो लोग सब कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं। जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, असेसमेंट ईयर, वो सब कैलकुलेट करेंगे उसने कौन सा इनकम गेन किया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्या टैक्स रेट्स है, क्या डिडक्शन है, क्या एक्सेप्शन है, वो लोग देखेंगे, ओके। फिर पेमेंट ऑफ टैक्स,
फिर उसके बाद असिस्मेंट ईयर में हम लोग का पेमेंट होता है। प्रीवियस ईयर में कभी पेमेंट नहीं होता, असिस्मेंट ईयर में ही पेमेंट होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स से। ओके, जो भी एडवांस टैक्स है अगर वो बचा है तो उसको भी पेमेंट करना पड़ता है, गवर्नमेंट को उसको पे करना पड़ता है। फिर कंप्लीशन एंड वेरिफिकेशन में गवर्नमेंट उसको देखेगी, वेरीफाई करेगी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को, क्या वो सही बोल रहा है, क्या वो सही नहीं बोल रहा है। फिर टैक्स ऑडिट करेगी कैसे क्या हुआ है। ओके, अभी बस यही कि वो असेसमेंट ईयर एक ऐसा ईयर है जिसमें एक बंदे को टैक्स पे करना पड़ता है। कौन से इनकम का? प्रीवियस ईयर के इनकम का उसको टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया है, Mr. C is an individual taxpayer who earns income during the previous year 2023-24 from 1st April 2023 to 31st March 2024. He filed his income tax return for previous year and his total taxable income was determined to be 7 lakh. Now let's calculate Mr. C's tax liability फॉर द असेसमेंट ईयर। ओके, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिया है, मिस्टर सी का इनकम है 7 लाख। तो हम लोग को उसको डिवाइड करना है कि उसका क्या इनकम टैक्स बराबर रहेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसको इनकम कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर इनकम सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को दिया है कि कहाँ पे कैसा इनकम टैक्स रेट है। तो जो 2.5 लाख के नीचे कमाता है उसको 0 इनकम टैक्स रेट है। जो 2.5 से 5 लाख तक कमाता है उसको 5% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो इनकम करता है 5 लाख से 10 लाख तक उसको 20%, और जो 10 लाख से ऊपर करता है उसको 30% उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ठीक है, और पर इसका टोटल इनकम क्या है 7 लाख। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे टेबल दिया है जिसमें जो उसने 2,50,000 जो उसने इनकम किया उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसमें 0% इंटरेस्ट होगा। ठीक है, फिर वो कितना 5 लाख टू 250 टू 5 लाख 2,50,000 टू 5 लाख इसने जो कैलकुलेशन किया है। ठीक है, उसने जो इनकम किया है उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसका 5% आ जाता है 12,500 सॉरी। और यहाँ पे बोला है कि जो 5 लाख से 10 लाख तक होगा तो यहाँ पे उसका ये दोनों मतलब 5 लाख यहाँ पे टोटल हो गया और उसका बचा भी 2 लाख। तो 2 लाख पे उसको 20% उसको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। तो इसका 2 लाख का 20% क्या हो जाएगा 40,000। ठीक है, उसका टोटल इनकम इतना है, इंटरेस्ट रेट इतना है, अभी उसको पे करना पड़ेगा कितना 12,500 प्लस 40,000 इज 52,500। तो उसका उसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने फर्स्ट उसने 2,50,000 का उसको 0% था, फिर 2,50,000 को उसको 5% पे करना पड़ा, फिर 2 लाख पे उसको 20% पे करना पड़ा। तो उसका टोटल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया यहाँ पे बताया है, टोटल इंटरेस्ट रेट उसका हो गया 52,500। ओके, अभी सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टैक्स इन द इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, is there any exception to दिस रूल डिस्कस। यहाँ पे हम लोग को ये डिस्कस करना है। और क्या क्वेश्चन दिया, डिफाइन द टर्म पर्सन। हाउ वुड यू कैलकुलेट इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2020 2021 2022 इन द केस ऑफ डिफरेंट एसेस। यहाँ पे हम लोग को ये बोला है। अभी एक्सप्लेन हाउ एजुकेशन केस विल बी कंप्यूटेड टू असेसमेंट ईयर 2021-22 इस 4%। यहाँ पे हम लोग आंसर भी दिया है। ओके, अभी ये बोला है कि व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर फॉर एक्स हु स्टार्ट्स हिज बिजनेस ऑन अप्रैल 6, 2020। यहाँ पे आंसर दिया है, उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा 21-22।
ओके, और एक क्वेश्चन दिया है, what will answer to what will be to what will the answer of question 5 to be different if X start his business on 28th March 2021? तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2021 2022। ओके, ये तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।